स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब मात्र 18-19 दिन का समय बचा है। तो आज एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 12 का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर और फैराडे के नियम। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम बेटा बात करते हैं सबसे पहले क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर को पढ़ते समय समझते समय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लक्स और फैराडे के नियमों की आवश्यकता होगी। तो हम इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए आज ट्रांसफार्मर कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं क्या होता है? मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसमें कोई पृष्ठ मान लेते हैं हम काल्पनिक, इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी ये सब ये इसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो डेफिनेशन क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, क्या होगी डेफिनेशन? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला मैंने बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो बेटा क्या दोबारा से समझे, मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं लगातार गुजर रही होंगी। तो इसमें यदि कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लो तो इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगे उन्हें क्या मानेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो डेफिनेशन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फाई। और फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है बी डॉट ए, जहां बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है और ए क्या है? उसका क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर है। और क्या लिखते हैं? फाई बराबर बी ए कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो फाई बराबर क्या हो गया? बी ए कोस थीटा। अच्छा, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अब यहाँ मान लो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर मान लो 0 अंश कर दें, तो थीटा बराबर 0 लगाएंगे, तो फाई बराबर बी ए कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। कोस 0 का मान कितना होता है बेटा? कोस 0 का मान होता है 1। तो फाई बराबर कितना जाएगा? फाई बराबर कितना जाएगा? बी ए कोस 0 की जगह 1, तो फाई बराबर कितना गया? बी ए। मतलब यदि थीटा का मान 0 हो, कहने का मतलब है थीटा का मान 0 हो, तब उससे क्या होगा? अधिकतम फ्लक्स गुजरता है। अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये जो पृष्ठ है और जो चुंबक क्षेत्र, वो दोनों मतलब बी चुंबकीय क्षेत्र और जो ए पृष्ठ क्षेत्रफल, वो दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत हैं। तब क्या होता है? उससे अधिकतम फ्लक्स गुजरता है। और यदि मान लो थीटा बराबर कितना कर दें? थीटा बराबर कर दें हम 90। थीटा बराबर हमने किया 90। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए कोस 90। फाई बराबर बी ए कोस 90 का मान 0। फाई बराबर कितना आ गया? 0। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर इन दोनों के बीच जब एंगल 90 अंश होगा, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। मतलब यदि पृष्ठ और क्षेत्रफल, मतलब जो पृष्ठ है और जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तब कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर 180 है, थीटा बराबर 180 अंश लेंगे हम, क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए कोस 180। कोस 180 का मान कितना होता है? -1। तो फाई बराबर कितना गया? बी ए गुणा -1, तो फाई बराबर क्या होगा? माइनस का बी। मतलब क्या हुआ? इस डायरेक्शन में फ्लक्स तो अधिकतम गुजरता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है।
तो क्या बात समझ में आ गई? चुंबकीय फ्लक्स क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई से रिप्रेजेंट करते हो, फाई बराबर कहता हूँ बी डॉट ए, और फाई बराबर बी ए कोस थीटा। थीटा का मान आपने 0 रखा तो फ्लक्स अधिकतम आता है, थीटा का मान 180 रखा तो फ्लक्स अधिकतम आता है अपोजिट डायरेक्शन में, और थीटा का मान जब 0 रखते हैं तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। उम्मीद करता हूँ फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात शुरू करते हैं बेटा दूसरा टॉपिक, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बोर्ड की दृष्टि से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंध में। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या थे? तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कितने नियम दिए? तो कितने नियम हैं? 2 नियम है। कितने बेटा? 2 नियम। प्रथम नियम तो प्रथम नियम क्या होता है? हम बात करेंगे फैराडे के प्रथम नियम की। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से, क्या बोला मैं? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। क्या बोला हमने? मान लो कोई परिपथ है, इससे रिलेटिव यदि मैं क्या करूं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता हूं, मतलब जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। क्या बोला हमने? जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह कब तक उत्पन्न होता है? जब तक कि फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। मतलब फ्लक्स परिवर्तन बंद तो फिर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो भी उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या बोला हमने बेटा? पहला नियम क्या है? जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये था आपका पहला नियम। बात करते हैं दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? दूसरी मतलब कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, या फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या बोला हमने? कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या बोला हमने? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर या दर के समानुपाती होता है। तो विद्युत वाहक बल कितना होता है? ई बोल दो मैं। ई बराबर क्या होता है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी माइनस का। तो ई बराबर क्या होता है? माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। या इसको यहाँ समानुपाती लगाएंगे, कांस्टेंट लेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का, यहाँ एक कांस्टेंट ले देंगे के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो द्वितीय नियम क्या हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल या कुंडली में या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो ई बराबर कितना आएगा? माइनस का के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ऋणात्मक दिशा क्या करती है? ऋणात्मक दिशा क्या बताती है? मतलब ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि फ्लक्स परिवर्तन की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो 2 नियम है। पहला नियम क्या था? जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है
तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा नियम क्या था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस वो यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो E बराबर कितना आएगा, E समानुपाती डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, E बराबर माइनस करके डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ऋणात्मक चिन्ह क्या है, ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। आगे बात करेंगे हम बेटा, एक है लेंज का नियम, एक और पढ़ देते हैं हम लेंज का नियम, जिसे क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं, या ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। क्या होता है लेंज का नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, क्या बताया, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं बेटा हम ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, फ्लक्स को समझा, हमने फैराडे के दोनों नियम समझे और हमने लेंज का नियम समझा। अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफार्मर। इसकी बात करते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर की। तो हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, यह क्या है, अन्योन्य प्रेरण। देखो दो प्रेरण पाते हैं, एक तो स्वप्रेरण, एक अन्योन्य प्रेरण। तो स्वप्रेरण और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण मतलब उसी कॉइल से रिलेटिव होता है, अन्योन्य प्रेरण मतलब दो कॉइल से रिलेटिव होता है। तो सिद्धांत क्या है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। क्या है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है, और इसकी सहायता से क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित होता है। यानी कि सिद्धांत ट्रांसफार्मर सबसे पहले बात करते हैं, एक मिनट पहले लिखेंगे क्या है, क्या है, सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो क्या है ट्रांसफार्मर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता के मान को परिवर्तित कर सकता है, प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता के मान को परिवर्तित करता है। तो बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में लिखेंगे अब, जब भी किसी परिपथ से, जो फैराडे के नियम वही सिद्धांत में बोल सकते हैं हम इसको, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, अन्योन्य प्रेरण वाली डेफिनेशन आ सकती है कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या जब किन्हीं दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो सिद्धांत क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध, मतलब दूसरा परिपथ भी हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता में परिवर्तित कर सकता है। सिद्धांत क्या है, जब किन्हीं दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब बात करेंगे इसकी संरचना। यहाँ ट्रांसफार्मर के प्रकार दे रखे हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार हम इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरचना की। तो संरचना में क्या होता है, देखो तो हम बात करते हैं इसकी बनावट की, यानी कि संरचना की। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे संरचना में क्या बेटा, एक इसे मैं लिख देता हूं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, ये क्या है, नर्म लोहे की कोर, या क्रोड भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कोर बोलते हैं, हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो हमने क्या बनाया है, सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर है, ये है इसकी प्राथमिक कुंडली, ये है इसकी द्वितीय कुंडली, ये है इसकी क्रोड, इतना सा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम का कोई पॉलिश युक्त तार लेते हैं, पॉलिश युक्त तार लेने के बाद उसको घुमाकर कॉइल बना लेते हैं ट्रांसफार्मर की, एक क्रोड मतलब एक कॉइल बना लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे एक तार और लिया और उसको घुमाकर पॉलिश युक्त तार है दूसरी कॉइल बना लेते हैं। इसको कहाँ लिखते हैं, नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर लपेटते हैं, नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर। लेकिन ध्यान रखें क्रोड के ऊपर कोई अचालक पदार्थ लगा होता है जिसके ऊपर एक कॉइल लिपटी होती है, और क्रोड इसके बीच में होती है। क्रोड जो होती है नर्म लोहे की क्रोड या कोर होती है, जो कि पत्तियों से बनी होती है, पत्तियों से, ठीक है। तो संरचना में हम बात कर रहे थे कि संरचना में क्या करते हैं, मतलब आप कैसे बनाएंगे, तांबे और एल्युमिनियम के दो तार लेंगे पॉलिश युक्त, पॉलिश युक्त तार लेने के बाद नर्म लोहे की जो पत्तियां हैं इसके ऊपर किसी विद्युत रोधी पदार्थ को लगाएंगे, उसके ऊपर घुमाकर इसकी कॉइलें बना देते हैं, जो कि एक दूसरे से पृथक होती हैं। दोनों कॉइलें क्या होती हैं, एक दूसरे से पृथक होती हैं। देखो ये कॉइल बिल्कुल अलग है, ये कॉइल बिल्कुल अलग है। ये जो है बीच में नर्म लोहे पतली पतली पत्तियों से बनी हुई एक क्रोड लगा देते हैं। अब क्रोड में क्या करेंगे, क्रोड में कुछ नहीं करेंगे। क्रोड का काम क्या होता है, यहाँ से जो हीटिंग होती है, मतलब जो हीटअप होता है, इससे जो भंवर धाराएं होती हैं उत्पन्न होती है, उसको मतलब हीटअप को कूल डाउन करने का मतलब ये क्या कर सकता है, नर्म लोहे की जो पत्ती होती है, जो क्रोड होता है वो क्या करता है, सिंक का काम करता है, मतलब सिंक मतलब इसको कूल डाउन करने का काम करता है कौन, नर्म लोहे की पत्ती। तो इसमें अब ध्यान रखेंगे प्राथमिक और द्वितीय कुंडली किसे बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली उसे बोलते हैं जिसे प्रत्यावर्ती धारा से होता है, मतलब जिसके द्वारा हम धारा देते हैं, मतलब किसे, जहां से धारा देते हैं, और ये क्या है, प्राप्त करते हैं। तो जिस कुंडली में हम धारा देते हैं मतलब करंट देते हैं उसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, जिसे प्राप्त करते हैं उसे द्वितीय कुंडली बोलते हैं। तो ये क्या होगी बेटा, उसकी संरचना दोबारा से समझो। एल्यूमिनियम का तार लिया पॉलिश, उस नर्म लोहे की जो पत्ती है उसको क्रोड बना लिया और एक अचालक पदार्थ लगाकर उसके ऊपर दोनों कुंडलियों को मतलब दोनों तारों को लपेट कर दो कुंडलियां बना लेते हैं। इसमें जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से मतलब जहां से धारा देते हैं उसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, जिसे प्राप्त करते हैं द्वितीय कुंडली बोलते हैं। अब बात करते हैं कार्यविधि की। क्या बात करते हैं बेटा, कार्य
विधि। कार्य विधि क्या होती है? देखो कार्य विधि में क्या होता है, जैसे ही मतलब प्राथमिक कुंडली में आप क्या करोगे, करंट देंगे। प्राथमिक कुंडली में जब करंट देंगे तो हमने पढ़ा है कि जब भी इस किसी तार चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। वो दूसरी कुंडली से बद्ध है। इसमें जैसे ही फ्लक्स परिवर्तन होता है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और देखो हमने पढ़ा था कि जब भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही धारा हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाती है। उसके लिए क्या होता है कि देखो प्राथमिक कुंडली में यदि फेरों की संख्या कितनी हो, Np हो, दूसरी में कितनी हो, Ns हो, तो जो होगा हमने पढ़ा था। और जो विद्युत वाहक बल प्राथमिक में Ep, दूसरी में Es हो, तब Ep बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का Np डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा टी, Ep। और ऐसे ही ES बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का NS डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो क्या हुआ, देखो पूरा को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ बेटा। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, डीसी पर या एसी पर, मतलब प्रत्यावर्ती पर, दिष्ट धारा पर। तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर काम करने वाली एक युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बात करेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, जब भी किसी परिपथ से बद्ध या जब किन्हीं दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक में बहने वाली की धारा के मान को परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात करेंगे संरचना की। संरचना में बेटा आपको क्या करना, नर्म लोहे की क्रोड लो, उसको नर्म लोहे की पत्ती लो, उसको लेकर क्रोड बनाओ। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, अचालक पदार्थ लगाएंगे और एल्यूमिनियम के पॉलिश युक्त तार लेंगे, उसको घुमाकर लपेटकर मतलब 2 कॉइल बना लेंगे। इसमें प्रथम और द्वितीय का निर्धारण कैसे करेंगे, जिस कुंडली को आप करंट देंगे उसको प्राथमिक कॉइल बोलेंगे, जिससे आप प्राप्त करेंगे उसको द्वितीय कॉइल बोलेंगे। अब क्या करेंगे, ये होगी इसकी संरचना। अच्छा, नर्म लोहे की पत्तियां क्यों लगाई जाती हैं, ये पत्तियां बारीक क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि पत्तियां जितनी बारीक होती हैं हीटिंग को मतलब ऊष्मा को उतना ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो नर्म लोहे की पत्तियां मतलब जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा के रूप में जो हानि होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, मतलब जो ट्रांसफार्मर को क्षति ना हो, मतलब कॉइल गर्म होगी और गर्म होती रही तो क्षति हो सकती है। लेकिन जब सिंक लगा होता है मतलब जो क्रोड लगी होती है ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद ट्रांसफार्मर को ज्यादा हीटअप मतलब कॉइल को ज्यादा हीटअप नहीं होने देती है, मतलब ट्रांसफार्मर को क्षति होने से बचा लेती है। लेकिन जो हमारे बिजली के खेतों वाले ट्रांसफार्मर होते हैं या घर वाले होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ऑयल भी डाला जाता है, वो भी सिंक की तरह काम करता है, मतलब ट्रांसफार्मर को कूल डाउन करना। मतलब नर्म लोहे की पत्ती या क्रोड का काम क्या है, ट्रांसफार्मर को बैलेंस रखना, मतलब ज्यादा अगर वो गर्म हुआ तो वो खराब हो सकता है, इसमें क्या लगाया था, क्रोड लगाया जाता है। और नर्म लोहे का क्यों, क्योंकि ऊष्मा को आसानी से अवशोषित कर सके, इसीलिए क्या होता है पतली पत्तियां लगाई जा सकती हैं। वरना हो सकता था कि पत्ती मोटी लगा देते, लेकिन बारीक पत्तियां लगा देते हैं जिससे वो आसानी से ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सकती हैं। बात करेंगे कार्यविधि क्या, जैसे ही प्राथमिक कुंडली में धारा दी जाती है, प्राथमिक कुंडली में धारा दो, धारा देने के बाद क्या होगा, इसमें एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब इसके फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगी। तो हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में मानना फेरों की संख्या Np है, सेकंड में Ns है, प्राथमिक में जो विद्युत वाहक बल है वो Ep है, दूसरी में Es है। तो हमने पढ़ा था फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो Ep क्या गया, माइनस का Np डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी। और ऐसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल Es बराबर माइनस का Ns डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी। एक को 2 से भाग देंगे तो Ep बटे Es बराबर माइनस का Np बटे Ns डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी बटे डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। इससे ये गए माइनस से माइनस, तो Ep ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, Ep बटे Es बराबर आ गया Np बटे Ns
एस, ई पी बटे ई एस बराबर एन पी बटे एन एस। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक वालों फेरों के बीच। अब यहां से निकालना है वोल्टता। वोल्टता के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो जब प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब जो प्रेरित मतलब विद्युत वाहक बल है ईपी, वो किसके कारण होगा, विभवांतर के कारण भी होगा। मतलब जो पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर लगाया है उसके कारण ही तो उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतर है, मतलब जो हमने विभवांतर प्राथमिक कुंडली में लगाया है, वो प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी एस या वी पी बटे वी एस बराबर ई पी बटे ई एस। वी पी बटे वी एस बराबर ई पी बटे ई एस। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो इसका मान और बराबर तो क्या हो जाएगा, एन पी बटे एन एस बराबर, इसको एक क्या बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं, नियतांक बोल सकते हैं, जिसे मैं बोल सकता हूं आर, इसे बोलते हैं परिणमन अनुपात, ये परिणमन नियतांक भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं। तो बात समझिए, इनकी पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत जो फेरों की संख्या वो एनपी है, दूसरी में एनएस है, पहली में विद्युत वाहक बल ईपी है, दूसरी में ईएस है। तो हम फैराडे के द्वितीय नियम से लगाएंगे, ईपी बराबर माइनस के एनपी डेल्टा फाइव और डेल्टा टी। ऐसी दूसरी में लगेंगे, पहली से दूसरी को भाग देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या है, ईपी बटे ईएस बराबर एनपी बटे एनएस। उसके बाद हमें पता है कि जो पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो विभवांतर के कारण हुआ, तो वीपी बटे वीएस बराबर ईपी बटे ईएस बराबर एनपी बटे एनएस बराबर आर। आर को क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। यही क्या होता है, ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि बेटा जो परिणमन अनुपात है आर, इस आर के लिए एक विकल्प के रूप में याद रख सकते हैं कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से अधिक होगा। अब ट्रांसफार्मर के लिए क्या पढ़ेंगे, उच्चाई के लिए आर का मान 1 से अधिक, मतलब आर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ऊंचाई के लिए जो आर परिणमन अनुपात है उसका मान 1 से अधिक होता है। और जो अपचाई होता है उसके लिए आर का मान 1 से कम होता है। अब हमने यहां अभी तक ये नहीं पढ़ा ऊंचाई अपचाई, उसको मैं एक बार समझा देता हूं, पहले आप देख लेंगे ट्रांसफार्मर आपको समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था तो ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला उच्चाई और दूसरा अपचाई। उच्चाई और अपचाई के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो उच्चाई के लिए बात कर लेते हैं हम, उच्चाई के लिए एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, यहाँ एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपचाई के लिए। अपचाई एन एस इज लेस देन एन पी, इसके लिए एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। तो अब हम बात करते हैं उच्चाई और अपचाई कैसे करते हैं। एन एस और एन पी क्या है, या एन पी और एन एस क्या है। एन एस क्या है, प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या। एन पी क्या है, द्वितीयक, एन पी सॉरी भाई, एन एस क्या है, द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो उच्चाई अपचाई क्या होता है, इनमें कितना अंतर होता है। देखो यदि एनएस मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, उसे बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। मतलब पहली कुंडली में फेरों की संख्या कम है, दूसरी में
फेरों की संख्या अधिक है। यहाँ देखते हैं यदि इसमें फेरों की संख्या कम है और इसमें अधिक है तो होगा ऊंचाई, और यदि दूसरी में फेरों की संख्या अधिक है, दूसरी में फेरों की संख्या कम हो, पहली में अधिक है, तो क्या होगा अपचाई। अरे सीधा याद रखना, ऊंचाई में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होंगे, पहली में कम होगा। अपचाई में क्या होंगे, पहली में अधिक फेरे होंगे, दूसरी में कम होगा। यही होता है ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई के लिए याद रखेंगे कि आर का मान सदैव 1 से बड़ा होगा और अपचाई के लिए आर का मान 1 से छोटा होगा। इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, फ्लक्स को कवर किया, फैराडे के नियम किया और ट्रांसफार्मर किया। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आता है, आप अच्छे से तैयार करें। बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।